मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इटली में फासीवाद विषय पे चर्चा की थी और उसमें बताया था फासीवाद का आशय, उसकी प्रकृति और स्वरूप और फासीवाद के उदय और सफलता के कारण। आज हम आगे लेंगे इटली में फासीवाद के उत्कर्ष का प्रभाव। पहले दो प्रभाव पड़े विश्व पर और इटली पर, तो पहले हम ले रहे हैं इटली पर प्रभाव। 30 के दशक में वैश्विक धमाचौकड़ी से पूर्व फांसी सरकार के गठन को इटली का स्थानीय मामला ही अधिक समझा गया। फांसीवाद के उत्कर्ष ने इटली की राजनीति को झकझोर दिया। अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी परंपरागत ताना बाना क्षतिग्रस्त हुआ। नवाचार के रूप में अच्छी बुरी अनेक बातें सामने आई। फांसीवाद के उत्कर्ष को फांसी सरकार की स्थापना से संबंधित करें तो निम्न प्रभाव द्रष्टव्य हैं। पहला, फांसी सरकार की स्थापना। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात। तीसरा, समस्त संस्थाओं का क्रमशः फांसीकरण। चौथा, विपक्षियों विरोधियों का दमन। पांचवा, उग्र राष्ट्रवादी यौद्धिक मनोवृत्ति का विकास। छठा, नवीन आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक व्यवस्थाएं। सातवां, नस्लीय भेदभाव एवं जातीय अहंकार को संरक्षण। आठवां, राज्य और धर्म के मध्य सौहार्द का विकास। नवां, इटली में एकता की यांत्रिक भावना का विकास। 10वां, अराजकता की समाप्ति परंतु फांसी आतंक की स्थापना। और 11वां, उग्र एवं आक्रमणात्मक विदेश नीति का संचालन। तो ये तो थे इटली पर प्रभाव। अब है विश्व पर प्रभाव। यद्यपि 1922 ईस्वी में मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने पर महाशक्तियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वयं मुसोलिनी का भी कहना था कि फांसीवाद कोई निर्यात योग्य वस्तु नहीं है, परंतु कालांतर में फांसीवाद ने विश्व राजनीति को बहुत प्रभावित किया। E.H. कार के अनुसार इस घटना से दो प्रकार की परोक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं हुईं। एक तो यूरोप के अन्य कई राज्यों में भी शीघ्र ही प्रजातंत्र के स्थान पर तानाशाही की स्थापना हो गई। इस प्रकार के राज्यों में स्पेन सर्वप्रथम था। दूसरे, मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने से इटली की विदेश नीति और भी आक्रमणात्मक हो जाएगी, इस बात का आभास मिल गया। फांसीवाद के विश्व राजनीति पर निम्नांकित प्रभाव द्रष्टव्य हैं। पहला, यूरोप के अन्य देशों को अधिनायकवादी शासन स्थापना की प्रेरणा मिली, उदाहरण के लिए जर्मनी, स्पेन आदि। दूसरा, राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ। तीसरा, अवरोधक के रूप में साम्यवाद के प्रसार पर नियंत्रण लगाया। चौथा, यौद्धिक वातावरण का निर्माण और साम्राज्यवादी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। और पांचवा, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ। प्रथम महायुद्ध की विभीषिका से उबरे बिना ही विश्व को द्वितीय महायुद्ध की दहलीज तक पहुंचाने में मुसोलिनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि युद्ध के प्रारंभ होने पर कुछ समय तक वह स्वयं एक दर्शक बना रहा। विश्व युद्ध फांसीवाद की तार्किक परिणति थी। अब हम लेंगे मुसोलिनी की गृह नीति। अक्टूबर 1922 को सत्ता प्राप्ति के पश्चात इस पर पूर्णतः अपना नियंत्रण स्थापित करना मुसोलिनी का लक्ष्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो इस प्रकार से हैं। पहला, इटली का पूर्ण फांसीकरण और लोकतंत्र पर कुठाराघात। मुसोलिनी शक्ति प्रदर्शन, आतंक, गुंडागर्दी और धमकियों के सहारे ही सत्ता के शिखर तक पहुंचा था। अब वह संपूर्ण शासन का फांसीकरण करना चाहता था। उसका विश्वास था कि जनतांत्रिक शासन प्रणाली यूरोप के धनी राष्ट्रों के आमोद की एक वस्तु थी। बहुमत को वह तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। एक चतुर राजनेता होने के कारण रणनीति के तहत उसने इटली के प्रजातांत्रिक ढांचे को अनेक चरणों में ढहाया। संसद के अधिकार, निर्वाचन प्रणाली और दलीय व्यवस्था में इच्छानुसार परंतु धीरे धीरे परिवर्तन किए। पहले विद्यमान संवैधानिक संस्थाओं एवं निकायों से अधिकार हस्तगत किए, फिर उन्हें क्षतिग्रस्त किया। फांसी शासन की यह कार्यशैली स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दूसरा, नई आर्थिक व्यवस्था। युद्ध,
तत्पश्चात राजनीतिक अराजकता ने इटली के आर्थिक ढांचे को जर्जरित कर दिया। बढ़ते बजट घाटे, मुद्रा लीरा के गिरते हुए मूल्य, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था ग्रसित थी। मुसोलिनी ने जनता को जो सुनहरे सपने बेचे थे, देशभक्ति के साथ उनमें आर्थिक रंग भी भरे थे। वह जानता था कि सत्ता सूत्र पर स्थायी और मजबूत पकड़ के लिए जनता की आर्थिक समस्याओं का निराकरण अत्यावश्यक है। अतः उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु त्वरित एवं कठोर कदम उठाए। अपनी आत्मकथा में मुसोलिनी ने लिखा है, बुद्धिमत्तापूर्ण एवं दृढ़ वित्तीय नीति को मैं शासन की समस्त नीतियों का आधार मानता हूँ। उसने व्यय में कटौती कर तथा नए कर लगाकर 1926 ईस्वी तक सामान्य और रेल बजट को संतुलित कर लिया। इससे लीरा का मूल्य भी स्थिर हो गया। लीरा जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है इटली की। कृषि क्षेत्र में उसने उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किए। दलदली जमीन को कृषि योग्य बनाया, खाद, औजार और आधुनिक माध्यमों से खेती की व्यवस्था की गई, सिंचाई हेतु बांध बनाए गए, नहरों का निर्माण हुआ, गेहूं की खेती पर विशेष बल दिया गया, विदेशों से आने वाले अनाज पर कर लगाया गया। इससे यद्यपि खाद्यान्नों में पूर्ण आत्मनिर्भरता तो नहीं प्राप्त की जा सकी, फिर भी विदेशों पर निर्भरता काफ़ी कम हो गई। औद्योगिक क्षेत्र में भी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए गए। इटली में खनिज पदार्थों की कमी थी, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की कमी थी। उसने जल विद्युत उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन देकर औद्योगिक विकास किया। विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। रेशम, रेयॉन के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। मशीन, मोटर, जलयान आदि के निर्माण में इटली आगे बढ़ा। देश का उत्पादन और निर्यात बढ़ा। औद्योगिक क्षेत्र में उसने एक सीमा तक राज्य का नियंत्रण रखा। नेक्स्ट, तीसरा है पोप के साथ समझौता। कैथोलिक ईसाइयों का सर्वोच्च धर्म गुरु होने के साथ साथ पोप का उन पर राजनीतिक वर्चस्व भी था। 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण ने पोप के राजनीतिक प्रभामंडल को फीका कर दिया। अधिकांश इटलीवासी कैथोलिक थे। वे इटली के उद्भव के समर्थक तो थे, परंतु वे कैथोलिक पराभव के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्र और धर्म का यह द्वंद्व इटली की राजनीति को प्रदूषित कर रहा था। खिन्न पोप भी वेटिकन के कोप भवन में स्वयं को बंद किए हुए था। मुसोलिनी को यह संकट विरासत में मिला। हालांकि मुसोलिनी धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं था और 1870 के द्वंद्व की धार 1922 तक कुछ कम भी हो गई थी, तो भी वह धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल से परिचित था। अधिकांश फासिस्ट भी कैथोलिक थे, जैसे कि अधिकांश जनता भी कैथोलिक श्रद्धालु थी। उन्हें संतुष्ट रखने और प्रभावशाली चर्च का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने पोप पायस 11वें से समझौता करने का प्रयत्न किया। पोप भी थक चुका था और समय के थपेड़ों ने उसे इटली की सरकार से समझौता कर लेने की बुद्धिमत्ता प्रदान की। 1926 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य अनौपचारिक वार्ता प्रारंभ हुई और 11 फरवरी 1929 ईस्वी को पोप के लैट्रन प्रासाद यानी लैट्रन पैलेस में समझौता संपन्न हुआ। इटली सरकार की ओर से स्वयं मुसोलिनी ने और पोप के प्रतिनिधि कार्डिनल गैस्पारी ने 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और जिन्हें सामूहिक रूप से लैट्रन एकॉर्ड कहा गया। ये क्रमशः राजनीतिक, धार्मिक और वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित थे। राजनीतिक संधि द्वारा इटली ने वेटिकन सिटी को पोप की पूर्ण प्रभुसत्ता के अंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य मान लिया, जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ और जनसंख्या कुछ हजार ही थी। एक संप्रभु राज्य की तरह उसे भी अपनी मुद्रा व्यवस्था, डाक तार व्यवस्था, अन्य देशों से दौत्य संबंध आदि सारे अधिकार प्राप्त हुए। बदले में पोप ने सेवाय राजवंश के अंतर्गत एकीकृत इटली राज्य को मान्यता दे दी। पोप ने रोम के प्रश्न को सदैव के लिए सुलझा हुआ मान लिया। धर्म संधि के अंतर्गत इटली सरकार ने कैथोलिक धर्म को इटली का राज्य धर्म स्वीकार कर लिया गया। धार्मिक विषयों में पोप को पूरी छूट दी गई। वह आर्क बिशप और बिशपों की नियुक्ति कर सकता था, परंतु नियुक्ति से पूर्व रोम सरकार की सहमति आवश्यक थी।
पद ग्रहण करने से पूर्व उन्हें राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। वित्तीय संधि में पोप को 1870 ईस्वी में जब्त की गई चर्च की संपत्ति के बदले में इटली सरकार ने एकॉर्ड की संपुष्टि के तुरंत पश्चात 3,93,75,000 डॉलर नकद और 5,25,00,000 डॉलर 5% सरकारी बॉन्डों के रूप में देने का वायदा किया। नेक्स्ट चौथा था जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन। युद्ध के महिमा मंडन और प्रादेशिक विस्तार की प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसी उपलब्धियों के प्रति आकर्षित राष्ट्र के लिए विशाल जनसंख्या आवश्यक थी। 1927 ईस्वी में इटली की जनसंख्या 4.10 करोड़ से कम अनुमानित की गई। उसी वर्ष मुसोलिनी ने विश्व में इटली का महत्व स्थापित करने के लिए शताब्दी के द्वितीय अर्ध में उसकी 6 करोड़ जनसंख्या की आवश्यकता संसद के समक्ष प्रतिपादित की। उसके अनुसार 6 करोड़ इटलीवासी विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकेंगे। इस विचारधारा के अनुसार फासी सरकार ने परिवार नियोजन साधनों पर प्रतिबंध लगाया, अप्रवास पर रोक लगाई और कुंवारों पर करारोपण किया। जल्दी विवाह एवं बड़े परिवारों को प्रोत्साहन दिया गया। नवविवाहितों को आकर्षक सुविधाएं भी दी गईं। 1933 ईस्वी में अधिक बच्चों की जन्मदात्री माताओं को सम्मानित किया गया। यद्यपि 1939 ईस्वी तक इटली की जनसंख्या अनुमानतः 4.40 करोड़ तक ही पहुंची, फिर भी केवल 1.20 लाख वर्ग मील भूमि और 375 जन घनत्व प्रति वर्ग मील वाले इटली में प्रत्येक जनवृद्धि ने आर्थिक अकुशलता को और गहरा बनाया। जनसंख्या बढ़ाना और उसके लिए प्रादेशिक विस्तार करना फासियों की यह नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सरदर्द साबित हुई। नेक्स्ट पांचवा है यहूदियों का विरोध। ग्रांट और टेम्परले के अनुसार प्रारंभ में फैसिस्ट संप्रदाय में जातीय शुद्धता का सिद्धांत नहीं था। सेमेटिक विरोधी विचारधारा इटली में कभी नहीं फैली और मुसोलिनी ने स्वयं अनेक अवसरों पर ऐसे आंदोलनों की निंदा भी की थी। 1938 ईस्वी में आकर शायद जर्मनी के दबाव के कारण फैसिस्ट जातिवाद के सिद्धांतों की परिभाषा करते हुए घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, जिसे विश्वविद्यालयों के आचार्यों ने प्रचारित किया। जुलाई 1938 ईस्वी में मुसोलिनी ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया। उसी समय समाचार पत्रों में एक प्रबल यहूदी विरोधी आंदोलन उठा और अगस्त 1938 ईस्वी में यहूदियों के विरुद्ध उन्हें शिक्षण व्यवसाय से बहिष्कृत करने हेतु प्रथम कानून बनाए गए। यहूदियों को विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं से निकालने के लिए अन्य कानून जल्दी जल्दी एक के बाद एक बनते रहे। शुद्ध इटालियन नॉर्डिक आर्य प्रजाति की स्थापना योजनापूर्वक प्रचारित की गई। इटली में यहूदियों की संख्या मात्र 70,000 ही थी, फिर भी उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया। और नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप। इटली में प्रचलित शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन कर दिया गया। पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन किया गया। अनुशासन तथा उग्र देशभक्ति पर बल दिया गया। नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया गया। लैंगसम के अनुसार इटली में 1911 ईस्वी में लगभग 40% जनसंख्या निरक्षर थी, दक्षिण में उत्तर से अधिक। फासी शासन में इस समस्या पर प्रहार किया गया। शिक्षा बजट का आकार बढ़ाया गया एवं 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा के नियमों का अधिक कड़ाई से पालन करवाया गया। परंतु शैक्षणिक सुधारों का ध्येय भी शिक्षा का फासीकरण करना था तथा शिक्षण संस्थाओं को फासी प्रोपेगेंडा का केंद्र बनाना था। नेक्स्ट है निष्कर्ष। फासिस्ट शासनकाल में कुछ बड़े परिवर्तन हुए और कुछ वास्तविक उन्नति हुई। प्रशासन की कार्यकुशलता भी बढ़ गई। मुसोलिनी का अंत बड़ा दर्दनाक हुआ था, लेकिन मुसोलिनी के पतन के पूर्व उसकी सफलताओं की बड़ी प्रशंसा की गई। मुसोलिनी की सफलताओं को अब भी सराहा जा सकता है। मुसोलिनी लैटिन यथार्थवाद से वंचित नहीं था और उसके पास रचनात्मक विचारों का भी अभाव नहीं था। उसने इटली को आधुनिक राज्य बनाने में मदद की और इटली की एकता प्रक्रिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने ज़मीन को सुधारा, सिंचाई योजना को कार्यान्वित किया, कृषि उद्योग और विज्ञान की उन्नति की। इटली की अशिक्षित और निर्धन जनता के बीच मुसोलिनी ने शिक्षा तथा लोक कल्याण की अनेक योजनाएं चालू की। उसने इटली की वास्तुकला को एक नई शैली भी प्रदान की।
घरेलू क्षेत्र में उसके कार्यकाल में इटली ने बहुत प्रगति अवश्य की। तो ये थे इटली में मुसोलिनी द्वारा गृह नीति के पॉइंट्स थे। तो ये था मुसोलिनी की गृह नीति।